के बारे में यार बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, ठीक है। कंट्रोवर्सी बहुत सारी हुई है पास्ट में। अपना करियर में योगदान बताओ जेएनयू का, तो उसको पहले क्योंकि जेएनयू में जो चीज़ें मैं सीखा हूँ वो जिंदगी में मैं कभी नहीं सीखा था। बीआईडी वगैरह, एसआरएम, तो इनसे अगर पीएचडी करता है तो कितनी स्टेबल मिलती है अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है। बात है कि पीएचडी करना वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चे लोगों का जो आपने पूछे कि मैं गवर्नमेंट से करूँ या प्राइवेट से करूँ, क्या रहेगा उसका। वो सारे बच्चों को पता ही नहीं किया क्या क्या फेलोशिप्स हो रहा है, गवर्नमेंट किनको फंड कर रही है, ठीक है। स्पेशल प्रोग्राम्स भी आते हैं, तो उसके बारे में बताइए। अभी डीबीटी मर्ज हो गया तो सीएसआर ने डीबीटी वाला एग्जाम, और सेकंड हो गया आपका आईसीएमआर का एग्जाम आता। आपको क्योंकि लाइफ साइंसेस में ना ये पैटर्न भी देखा गया लोग ने कि लोग ना खुशी नहीं रहते, हैप्पीनेस इंडेक्स कम है। चाहे वो एमएस की बात कर लो, एमटेक की बात कर लो। अब पैसा नहीं है ना, खाली पॉकेट में रिसर्च नहीं होगा, सीधी सी बात होता है। आपको पैसा होना चाहिए। आप अगर पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देखो जीआरएफ पैसा जो मिल रहा है ना वही मिलेगा आपको। 37,000 पर मंथ प्लस एचआर है, और एसआरएफ में आपको 42,000 प्लस एचआर है। 5 साल के बाद पीएचडी अगर खींचता है, गाइड पैसा देगा नहीं तो इसका कोई गारंटी नहीं, वो लिख के तो नहीं देगा, तो आपको देखना है। हेलो एवरीवन, सो गाइज टीजर देख के आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज जो हमारे गेस्ट हैं संजय, वो लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर डोमेन से आते हैं। और जो आज का हमारा पॉडकास्ट का एजेंडा रहने वाला है वो भी इसी के अराउंड रहने वाला है। मेरे पास लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि यार आपने बीटेक, एमटेक, बायोटेक या फिर बी फार्मा, एम फार्मा वाले गेस्ट को इन्वाइट किया अपने पॉडकास्ट पर, लेकिन आप बीएससी, एमएससी और पीएचडी के अराउंड कम पॉडकास्ट बनाते हैं। तो लोगों की इसी डिमांड पर हमने यही सोचा कि यार हम किसी ऐसे गेस्ट को इन्वाइट करेंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लाइक बीएससी की हो, एमएससी की हो और अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो संजय इज द राइट फिट फॉर दिस। सो वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट संजय, एंड सो गुड टू हैव यू। और सो आज हम जो हमारा मेन एजेंडा रहने वाला है वो हम ये बात करेंगे कि इंडिया में अगर आप लिंक पर भी देखेंगे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि जो लाइफ साइंसेस वाले बच्चे हैं, स्पेसिफिकली बीएससी एमएससी वाले बंदे, वो थोड़ा रेंट करते हैं, मतलब उनके वो स्ट्रगल करते हैं जॉब्स को लेकर। प्लस अभी इंडिया में पीएचडी की डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आप पीएचडी इंडिया से करें या बाहर से करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हम उसके अराउंड संजय का टेक जानेंगे। इसके बाद हम बहुत सारी और भी डीबीटी, सीएस, आईआर और जितने भी इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंडिया लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसके अराउंड हम बात करेंगे। और संजय के इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है। संजय इसी लाइफ साइंस और हेल्थ केयर डोमेन के अराउंड इंसाइटफुल रील्स डालते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी ये अपनी पीएचडी लाइफ के अराउंड इंसाइट शेयर करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम संजय की जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो संजय, स्टार्टिंग से हमारे व्यूअर्स को बताइए कि लाइफ साइंसेज में आपका इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ? प्लस स्कूल में आपके पास बायो थी या पीसीएम भी थी, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टेल द स्टूडेंट्स कि जो भी नॉर्मल बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं, इसका पाथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और पाथ को कैसे लीड करना चाहिए, अच्छा मतलब एक अच्छा करियर बनाने की। तो मैं अगर स्कूल लाइफ से शुरू करूँ, वन बाय वन स्टार्ट करूँगा कि मैं कैसे इस पाथ को चूज़ किया और कैसे वन बाय वन में अपना बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी की तरफ गया। तो पहले अगर स्कूलिंग का बात करूँ तो हम मतलब प्राइमरी स्कूल से ही मैं लाइफ साइंस को लेके, बायोलॉजी के लिए बहुत इंटरेस्टेड था मैं। और मैं अगर सच बताऊँ तो मेरे को कभी मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेकर कभी इतना फैसिनेटिंग हुआ नहीं था, ठीक है। तो मेरा पहले से ही था कि मेरे को लाइफ साइंस डोमेन में ही पढ़ना है, तो जो भी हो जाए जैसे तैसे करके लाइफ साइंस में यार। इवन साइंस में मैं आया हूँ, मेरा मेन मोटो बायोलॉजी था, ठीक है। तो मैंने स्कूलिंग किया, जैसे वेस्ट बंगाल में एक स्कूल है, वो आई थिंक बहुत लोग जानेंगे नहीं, फिर भी सुभाष कॉलेज विद्या निकेतन से मैंने अपना स्कूलिंग किया था। देन उसी स्कूल से मैंने 10th-12 करने के बाद बायोलॉजी, मतलब मेरा मैथमेटिक्स भी था उसमें, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ मैथमेटिक्स भी था। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे पता था कि ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर मैं अभी नहीं पढ़ा तो बाद में मेरे को प्रॉब्लम होगा। सिर्फ बायोलॉजी में सिर्फ बायोलॉजी नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होता। तो देन आसनसोल में मैंने बीबी कॉलेज बोल के फेमस कॉलेज है वहाँ पर मैंने जूलॉजी ऑनर्स, ऐसे ऑनर्स है पर लाइफ साइंस की डोमेन है, उसके अंदर बॉटनी और केमिस्ट्री था। तो बैचलर्स करने के टाइम में मेरे को समझ आ गया था, बैचलर्स तो मैंने यहाँ से पढ़ लिया, बट जैसे तैसे करके मेरे को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है और अपना मास्टर्स स्टडीज़ करना है और लाइफ साइंसेज और वो बेटर अपॉर्चुनिटीज, सब स्टूडेंट यही चाहते हैं। तो मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो मैंने देखा है कब सबसे कम खर्चे में दिल्ली में या टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है कहाँ पर कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई हो जाएगा। तो मैंने सर्च किया तो पहले नाम जेएनयू आया था, तो मुझे लगा इस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा जो भी हो जाए।
जैसे तैसे करके। तो मैं अब जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन था उसके लिए प्रिपरेशन किया, 1 साल पढ़ाई लिखाई किया अच्छे से, और जितना भी एंट्रेंस एग्जाम था बीएचयू, जेएनयू, डीयू, सब में मैं ऑल इंडिया रैंक मतलब 1 से 5 के बीच में ही था, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। देन आई चूज जे, मतलब क्योंकि मेरा लाइफ साइंस में सब डोमेन को पढ़ना था, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी केमिस्ट्री तो पढ़ा था, और मुझे लग रहा था माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक वाला पार्ट भी थोड़ा सा पढ़ लूँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाला पार्ट तो मेरे लिए बहुत सही रहे। देन आई चूज जेएनयू स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस। तो फ्रॉम स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से मैंने अपना मास्टर्स किया, और मास्टर्स करने के बाद आई क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन इन माय फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब मैंने अराउंड अगस्त के टाइम ज्वाइन किया था जेएनयू, और मैं दिसंबर में अपना सीएस नेट निकाल लिया फर्स्ट टाइम। देन मैंने डीबीटी भी निकाला, और देन अगेन सीएस नेट निकाला, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था तो मेरे को फिर से निकालना पड़ा, क्योंकि वो 2 साल का वैलिडिटी होता था, ठीक है, और डीबीटी का 1 साल का। तो देन आई अप्लाई इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट फॉर द पीएचडी, एंड फाइनली आई जॉइन आरसी फरीदाबाद रीजनल सेंटर प्रोवाइडर, व्हिच इज द नोडल एजेंसी ऑफ द डीबीटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो संजय, जेएनयू की इतनी बात करी आपने अपने इंट्रोडक्शन में, तो जेएनयू थोड़ा सा पॉडकास्ट को थोड़ा सा लाइट रखता है, फिर हम थोड़ा सा इन डेप्थ में आएंगे। असल जेएनयू के बारे में यार बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी हुई हैं पास में, कुछ कुछ बहुत फेमस पर्सनैलिटीज भी निकले हैं, ठीक है, नाम तो मैं क्या ही लूं, लेकिन मतलब लोग जानते हैं, पीपल आर अवेयर कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी निकले हैं, फेमस फेमस बंदे निकले हैं। तो जेएनयू के बारे में बताइए, पढ़ाई के एंगल से भी प्लस ओवरऑल, जैसे आईआईटीज के लिए बोला जाता है कि यार यहाँ तो ना इस यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है, ठीक है, मतलब लोग इसलिए एक लोगों का सपना होता है पीएम कॉलेज में पढ़ना, किया था, क्योंकि भले वहाँ की पढ़ाई कितनी भी हार्ड हो या इजी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो वहाँ का पूरी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत मैटर करता है अपलिफ्टमेंट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आपकी पूरी अगर मैं पूरे आपके एकेडमिक करियर की बात करूँ, तो जेएनयू का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी करियर की अपलिफ्टमेंट में, आपकी ग्रोथ में अभी तक, और वहाँ का ओवरऑल पढ़ाई के बारे में बताइए कि कैसा माहौल रहता है, और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लाइफ साइंसेज के अराउंड बताएं, ओवरऑल आप जेएनयू के बारे में बता दें। या डेफिनेटली। तो मैं अगर अपने करियर में योगदान बताऊँ जेएनयू का, तो उसको पहले रखूँ, क्योंकि जेएनयू में जो चीज़ें मैं सीखा हूँ वो ज़िंदगी में मैं कभी नहीं सीखा था, और जिन जैसे तरह के लोगों से मिला हूँ, जितना डाइवर्स कल्चर लोगों से मैं मिला हूँ, वो मैं कभी नहीं मिला था। क्योंकि जेएनयू का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ आप लाइफ साइंस नहीं पढ़ते हैं, उसके साथ सोशल जस्टिस भी पढ़ते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में पता होता है, आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता चलता है। तो हम लोग स्कूल जो हम लोग का क्लासेस होता है, क्लासेस से ज़्यादा हम बाहर सीखते हैं, ढाबाज में, बच्चे लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन करने में। और वहाँ के स्टूडेंट जो है ना, ऐसे ऐसे होते हैं कि देश की कोई भी दिक्कत हो, वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक मुद्दे में बात करते हैं, हर एक टॉपिक में नॉलेजेबल है, मतलब पढ़ते हैं स्टूडेंट। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जेएनयू में लाइब्रेरी, बहुत बड़ा लाइब्रेरी, और जितने भी जेएनयू स्टूडेंट है वो एक इमोशनल जोन है। आपको वहाँ पर सीट नहीं मिलेगा 4 बजे तक भी, मोस्ट ऑफ द बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मतलब सुबह से लेके रात तक आपको दिख जाएगा, 400 अगर सीट है तो 400 सीट फुल रहेगा ऐसे। और नॉट ओनली द लाइब्रेरी, जो स्कूल्स में जो आपका रीडिंग रूम्स है, इवन वहाँ पर भी जगह मिलना मुश्किल ही लगता है। तो जो बाहर है वो लोग, मतलब एक कल्चर है कि जेएनयू है तो वो लोग पढ़ाई करना नहीं आता है, पॉलिटिक्स करता है। गलत बात है, अगर आप जेएनयू में कभी आ जाइएगा तो जेएनयू से आपको प्यार होता है। तो स्टडी के मामले में अगर बताऊं, नॉट ओनली लाइफ साइंसेज, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इनोवेटिव इन नेचर, और हर कॉज में डिस्कशन करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, जो एक स्टूडेंट का एक टर्म बोल सकते हैं। आपको बिना बायसनेस होके एक चीज़ को देखना, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों का। इसलिए थोड़ा मतलब कल्चर में और मीडिया में आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उस चीज़ों को बात करते हैं जो जनरली लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग उस तक के लोगों के ऊपर बात करते हैं जो जनरली लोग छोड़ देते हैं। और बात करें साइंस का, तो साइंस में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पर रहे हैं। और इवन आगे अभी भी मैं अगर बताऊं, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट आपका इम्यूनोलॉजी, आईसीजीबी है, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैकल्टी देखिएगा तो वहाँ से पढ़ के ही वहाँ पर गया, ठीक है। तो एनआईए देखिएगा तो एनआईए का मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुए, जैसे आईसी बेंगलोर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे नॉर्थ में अगर बोलो तो जेएनयू एक वन ऑफ द मेजर रोल प्ले किया है। और अब हमारा सिलेबस ऐसे था, मतलब जेएनयू वैसे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस है, इंटरडिसिप्लिनरी हम लोग पढ़ते हैं, तो हर एक डोमेन को टच करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग। तो मैं अगर साइंस की बात बताऊं तो हाँ, डेफिनेटली इट इज वेरी गुड इंस्टीट्यूट। और ओवर डेवलपमेंट बताऊं तो जेएनयू आई फेवरेट फॉर टेलिंग दिस आंसर। और काफी लोगों का क्वेश्चन भी था यार, ये जेएनयू के बारे में जरूर पूछना आप संजय से, ठीक है। तो मूविंग ऑन संजय, हम पीएचडी के बारे में अब हम बात करते हैं, क्योंकि पीएचडी जो भी लिंक्डइन पर मेरे पास क्वेश्चन आए थे, इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन आए थे, तो वो यही था कि यार
अभी अगर आप कोविड के बाद भी देखोगे ना, तो लोगों का ये भी था कि यार पीएचडी में थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, और बीटेक या एमटेक वाला बंदा फिर भी एक बार के लिए, या फिर एमबीए वाला बंदा वो भी फिर भी जॉब के लिए जाएगा। लेकिन जो बीएससी एमएससी वाले बंदे होते हैं ना, वो थोड़ा सा पीएचडी की तरफ ही उनका इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पर मेरे को आपको समझना है कि अगर मतलब मैं 10-20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं अभी लास्ट 3-4 साल की करंट स्टेटस में मैं जानना चाहता हूँ प्रेजेंट में कि अभी क्या चल रहा है इंडिया में लाइफ साइंसेज को लेकर। पीएचडी का माहौल, ठीक है, कि ज़्यादा बच्चे एनरोल कर रहे हैं कि कम एनरोलमेंट हो रही है, कि आपके ऑलमोस्ट 25,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपके पास भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती होंगी। अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि पीएचडी का प्लस इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन की बाहर से अगर कोई बंदा पीएचडी करे, क्योंकि ये भी बहुत क्वेरी आती है क्या मतलब मैंने लिंक्डइन पर स्टोरीज देखी हैं कि जो बंदे बाहर से पीएचडी करने गए, ठीक है, उनकी भी पीएचडी के बाद इतना फ्रूटफुल आउटपुट नहीं आया, उन्हें वापस इंडिया में आना पड़ रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बाहर जाके ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए हमारे व्यूअर्स को। सो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे का यही क्वेरी होता है। जो बच्चे बैचलर्स करते हैं उसके बाद मास्टर्स में जॉइन करते हैं, इधर टॉप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, नहीं तो आईआईटी में मतलब बायोटेक में चले गए, नहीं तो डीयू में, बीएचयू में, जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर मास्टर्स में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट ऑफ द बच्चे का वही होता है कि मैं यहाँ से मास्टर्स करूँगा और मैं इधर आईआईटी जाऊँगा, नहीं तो आईसी बेंगलोर जाऊँगा, नहीं तो आईआईटी बॉम्बे जाऊँगा, नहीं तो अब्रॉड में जाऊँ। अब्रॉड का तो कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है अभी कि मोस्ट ऑफ द, अगर मैं 4 बच्चे 5 बच्चे से बात करता तो उसमें से 70 से लेके 80% बच्चे हमको बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे गाइड कर दीजिए। दैट इज़ द ट्रेंड। अब ये ट्रेंड के पीछे कारण भी है, क्योंकि देखिएगा कि नंबर ऑफ फेलोशिप इज़ वेरी लेस इन इंडिया। अगर मैं बताऊँ कि डीबीटी में 200-250 के आसपास आपका सीट्स होता है, ठीक है? आप अगर लाइफ साइंस में देखिएगा तो मैक्सिमम 500 में जोड़ देता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को मिल जाते हैं। आईसीएमआर में आपका 150 टोटल सीट है सोशल साइंस और मतलब कि लाइफ साइंस को मिला के। तो अगर अगर ओवरऑल मिला देते हैं आप सब कुछ, फेलोशिप को मिला देते हैं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो गेट के थ्रू मिलता है उसको भी मिला दीजिएगा, तो 1000 के आसपास ही आएगा पर ईयर का। तो अगर 1000 बच्चे अगर फेलोशिप मिल रहा है तो बाकी बच्चे जो, क्योंकि देखिएगा मास्टर्स, नंबर ऑफ मास्टर्स क्वालिफाइड स्टूडेंट इज़ वेरी हाई। तो अगर 50,000 बच्चे मास्टर्स क्वालिफाई कर रहे हैं और 1000 अगर फेलोशिप हो, तो बाकी जो इंटरेस्टेड बच्चे वो कहाँ जाएँ? तो डेफ़िनेटली फिर एक आता है कि हम लोगों के पास नॉन नेट फेलोशिप है। तो अगर नॉन नेट फेलोशिप का बात बताऊँ मैं, जो मतलब आपको भी थोड़ा लगेगा कि नहीं थोड़ा तो बढ़ना चाहिए। मिनिमम जो वेजेस है इंडिया का वो आपका 40,000 के आसपास है और नॉन नेट फेलोशिप आपका 8,000 पर मंथ देते हैं। बहुत लेस है और इतने कम फेलोशिप में बच्चे पीएचडी कैसे करते? क्योंकि जिस एज में बच्चे पीएचडी में जाते हैं, उस एज में बच्चे को घर से पैसा माँगने में दिक्कत होता है कि क्यों इतना पापा हार्ड वर्क कर रहे हैं, मैं घर से क्यों माँगूँ, खुद से करूँगा ना भाई, इतना पढ़ लिख नहीं है। और सेकंड एक बात होता है कि भई 8,000 का मिल गया, तो 8,000 आप सस्टेन नहीं कर पाइएगा जी, कोई भी शहर में चले जाइए, बड़े शहर में, राइट? जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी और जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका शहर में, तो 8,000 में तो नहीं हो पाएगा। और इसके लिए कॉन्स्टेंटली जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है आवाज़ उठा रहे हैं। बट मेरा ये रिक्वेस्ट है, जितना भी लीडर्स है आपका स्टूडेंट यूनियंस है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ के ऊपर बात किया जाए, क्योंकि जो बच्चे यूनियन में जीतते हैं, इलेक्शन में वोट लेते हैं और फिर देश के मुद्दे में चले जाते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले जब वोट लेते हैं बच्चे लोगों का, स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आपका पहला जो प्रायोरिटी बनना चाहिए, स्टूडेंट का इश्यू को अराइज़ करना कि भाई सैनिटेशन अच्छे से नहीं है, आपका घर में ये दिक्कत हो रहा है, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लाइब्रेरी रीडिंग रूम नहीं है, फेलोशिप बच्चे लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। तो फेलोशिप का ऐसा हालत है। अब मेरे को ऐसे बहुत सारे बच्चे को मैं जानता हूँ जो नॉन नेट मतलब नेट क्वालीफाई नहीं कर पाए, डेफिनिटली 99 परसेंटाइल जाए, कहाँ से आप क्वालीफाई कीजिएगा, राइट? और गिने-चुने बच्चे को मिलता है। और तो क्या होता है दिक्कत कि जो बच्चे नेट क्वालीफाई नहीं कर पाते वो डायरेक्टली बाहर अप्लाई करते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बता दूँगा मेरे नाम पे, और मेरे जान पहचान, मैंने खुद गाइड किया हूँ, जिसका सीएसएम नेट नहीं हुआ था और वो अभी बाहर अब्रॉड में पीएचडी कर रहे हैं। मतलब जर्मनी में, यूरोप कॉन्टिनेंट में देख लीजिएगा, नहीं तो आप यूएसए में देख लीजिए, एंड दे आर वेरी बेटर पोजीशन देन दोज़ हू क्वालिफाइड देयर इन इंडिया। क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन सस्टेनेबल है थोड़ा, मतलब पैसा बचा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। इंडिया में अभी फेलोशिप बढ़ा है, लेकिन आगे तो 31,000 था। बट अभी भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा एक्चुअली जो 31,000 है उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके फिर बढ़ा दिया। बढ़ा नहीं है, एक्चुअली इन्फ्लेशन एडजस्ट हुआ है उसको, ठीक है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मास्टर्स बहुत ज़्यादा हो गया क्वालिफाइड, फेलोशिप कम है, तो डेफिनिटली बाहर जाने के लिए बच्चे ज़्यादा था, क्योंकि लाइफ़स्टाइल भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, घूम फिर भी ले रहे हैं। तो दैट इज़ द मेन जो एडवांटेज बच्चे लोगों को दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं, कुछ बच्चे इंडिया में कर रहे हैं, उसमें चीज़ें डिवाइड हो जा रहा है। अगर 50,000 बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, सब तो इंडिया में पोजीशन नहीं मिले, तो डेफिनेटली कुछ बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग मतलब। और कुछ-कुछ बच्चे इंडिया में भी करते हैं। तो दैट इज़ द सिनेरियो ऑफ द फेलोशिप। और मैं अगर बताऊँ कोई कि उसकी बात क्या है, तो अ
यूजीसी के गाइडलाइन अनुसार अगर मैं बताऊँ कि पीएचडी का क्या हालत है, तो पहले ऐसा हालत था यूनिवर्सिटीज़ में कि अ, कभी 7 साल पीएचडी होता था, कभी 8 साल होता था। मगर बट जब से यूजीसी का गाइडलाइन आया है, थैंक्स टू यूजीसी डेफिनिटली अब 4+2 लागू करती है फॉर द मेल और 4+4 आपका फीमेल्स के लिए मैटरनली मिला के, ठीक है? तो आपको 6 साल के अंदर पीएचडी कंप्लीट करना पड़ेगा, वेदर यू हैव पब्लिकेशन और नॉट, ठीक है? आपको करना ही पड़ेगा। तो अब प्रेशर ऊपर से आ रहा है लोग प्रोफेसर साइंटिस्ट के ऊपर कि आपको पीएचडी करवाना है टाइम के लिए, ठीक है? जो पहले नहीं था। बट अभी भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे डीवीटी का इंस्टीट्यूट बताओ उन्हें, यूजीसी का गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। बच्चे अभी भी 7 साल 8 साल पे पीएचडी करते हैं। तो ये सरकार से मेरा दुआ दुआ मतलब मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और 6 साल के अंदर 6 साल इज सफिशिएंट बिकॉज़ पीएचडी की लर्निंग डिग्री है, एक रिसर्च डिग्री है। अगर टाइम में हो जाए तो डेफिनिटली आर&डी भी बढ़ेगा इंडिया में और जो रिसर्च ह्यूमन कैपिटल है हमारे इंडिया में, ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। या तो संजय, जैसे आपने 8,000 बताया, तो लेट्स से अगर कोई बच्चा डीबीटी का या सीएसआईआर का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया नेट, तो अगर वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, तो एक ये भी क्वेश्चन आया था कि यार मेरा सीएसआईआर और डीबीटी नहीं हुआ तो प्राइवेट से करना चाहिए, तो प्राइवेट में और उन्होंने प्राइवेट में कितनी स्टाइपेंड मिलती है? लेट्स से जेबीएमईटी, थापड़, जितनी प्राइवेट अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वीआईटी वगैरह, एसआरएम, तो इनसे अगर पीएचडी करते हैं तो कितनी स्टाइपेंड मिलती है अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, इसको मैं मिस कर गया था। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी। लाइक ये एक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जैसे बोले कि जितना भी टॉप आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे फेलोशिप कितना मिलता है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा फेलोशिप देता है, इवन मोर देन आवर देयर 50,000 55,000। अभी आप ट्रिपल आईआईटी का आप सुने होंगे, वहाँ पर आपका 55,000 के आसपास दे रहा था फेलोशिप। अशोका यूनिवर्सिटी में 50,000 फेलोशिप देते हैं क्लास टीचर, ठीक है? तो कुछ-कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रियली बहुत अच्छा, शिवनाथ यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पर भी अच्छा खासा फेलोशिप आपको देगा। तो जो आस-पास दिल्ली एनसीआर में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे और बहुत सारा होगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं, बट दिल्ली का मैं आपको बताया, अशोका बता दिया आपको, शिवनाथ बता दिया, यहाँ पर अच्छा खासा फेलोशिप देते हैं बच्चे लोग। अब बात है कि पीएचडी करना वर्थ इट होगा कि नहीं होगा, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चे लोगों का जो आपने पूछे कि मैं गवर्नमेंट से करूँ या प्राइवेट से करूँ, क्या रहेगा उसका मतलब? दिक्कत तो नहीं होगा सर मैंने प्राइवेट से कर लिया तो स्कोप और करियर में कुछ हैम्पर तो नहीं होने वाला है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो सीन है कि डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेसर कौन, पीआई। पीएचडी में आपका गाइड बहुत मैटर करता है। मूर्ति बनाने देखे ना, तो मिट्टी से अगर आपको शेप देता है, तो गाइड आपका वो है। आपको पूरा शेप देगा, आपको सब कुछ सिखाएगा, आपको कैसे बात करना है, कैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग होगा, कैसे आपको रिसर्च करना है, कौन-सा चीज़ों को पब्लिश करना है, कौन-सा नहीं करना है, क्या लूप होल्स है, वो पूरा आपको गाइड एक शेप देता है। तो पीएचडी आप कहीं भी जाइए, वेदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूजीसी से बस, ऐसा नहीं कहीं भी कर लो। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि गाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द पीएचडी। गाइड अच्छा हुआ तो ज़िंदगी सुधर जाएगा, गाइड अगर खराब हो गया, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा आपका। अगर गाइड सही नहीं है, 1 साल 2 साल के अंदर देख लो, छोड़ना एकदम मतलब डरना नहीं है कि क्या होगा उसके बाद। अगर गाइड खराब है, तो 2 साल बाद 1 साल बाद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और जॉइन कर लो। बट वहाँ पर 5 साल स्पेंड मत करना, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि अरे पीएचडी का बात ही तो है, 4-5 साल में करके निकल जाएँगे। बट उन लोगों को ये नहीं पता है कि पीएचडी करने के बाद आप जब प्रोफेसर में लगिएगा, जब साइंटिस्ट में लगिएगा या बाहर पोस्ट जॉब करने जाइएगा, रिकमेंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन करो, एक चीज़ होता है। जो आपका वरदान भी है, वेपन भी है समटाइम्स, ठीक है? वो क्या होता है कि वो आपको प्रोफेसर से लेना पड़ता है और वो बहुत मैटर करता है। आपका कहाँ पर लगेगा, क्या होगा, दैट्स मैटर्स अ लॉट। तो गाइड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं रखूँगा पीएचडी में कि फैसिलिटी। सपोज़ यू वांट टू डू सम टेक थिंग्स लाइक तो आपको चाहता है आप मैं किट बनाऊँगा कुछ कोविड का, ठीक है? और आप किट बनाना चाहते हैं। क्या वो किट बनाने का फैसिलिटी उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में है? क्या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है? वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? अगर इंस्टीट्यूट में नहीं है तो आस-पास में कहाँ पे है? कितना दूर जाना पड़ेगा? ये सब चीज़ें देखना पड़ता है कि वो बाद में जाके प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। तो अगर आपको कोई फील्ड में काम करना है और आप करना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो देखना है कि प्रोफेसर को एक्सपर्टीज़ है कि नहीं, पहला बात। सेकंड वो प्रोफेसर का व्यवहार कैसा है स्टूडेंट के साथ, वो आपको लैब के और आस-पास के लोगों से पता करेगा। थर्ड जो है आपका कि वहाँ पर आपका क्या बोले उसको रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो पीएचडी अगर कोई भी जॉइन कर रहा है, तो ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि प्राइवेट और गवर्नमेंट। यार काफ़ी अच्छी आपने ग्राउंड रियलिटी बताई और चेकलिस्ट बताई, क्योंकि कई बार ना लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है कि मतलब मेरा भी ये मानना है कि देखो कुछ चीज़ें तो इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। लाइक कई बार हम फेल भी हो जाते हैं तो हमारी लर्निंग होती है। लेट्स से 2 साल डाइट से अच्छी नहीं बनी,
फेल हो गए, ठीक है, लर्निंग दी, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। लेकिन हम जितनी लोगों को एक अपने पॉडकास्ट के थ्रू गाइड कर सके, या फिर हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू गाइड कर सके कि यार ये रियलिटी चेक होती है। अगर रिसर्च फैसिलिटी है, प्राइवेट गवर्नमेंट फॉरेन मत देखो, कंपेयर मत करो, ये देखो कि तुम्हारा एक्चुअल इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद फिर आपको ये भी देखना है कि यार जैसे आपने बताया कि गाइड के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो, ठीक है, पूरी की प्लेब्स कितनी दूर है, अगर प्लेट्स आपकी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलर किट नहीं है तो कितनी दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करते हैं यार। संजय, यहाँ पर मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि इंडिया में अगर आप बहुत सारे जैसे स्टार्टअप्स वगैरह देखेंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं खुद बायोटेक से आता हूँ, तो इतने ज़्यादा जो हमारे कॉलेजेस में कह लो, या आई डोंट नो किसका फॉल्ट है, मतलब मैं कम्युनिटी निकाल रहा, लेकिन मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज की बात करूँ, वो तो अभी काफ़ी पीछे है अगर मैं और कंट्री से कंपेयर करूँ, तो उसका क्या रीज़न है, और कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स कोई आते ही नहीं है। हम भी कॉलेज में थे, एक मेरी क्लास में 110 बच्चे थे बीटेक बायोटेक, हमने कभी किसी को स्टार्टअप की बात करते हुए नहीं सुना। एमटेक में 30 बच्चे थे, कभी किसी ने कि यार हम बायोटेक में ये यूरोप इंडस्ट्री बनाएंगे या स्टार्टअप करेगी, कोई बात ही नहीं करता। तो उसके पीछे क्या रीज़न? बहुत सारे कारण है, मतलब ये मल्टीपल कारण का एडिटिव इफेक्ट है। अच्छा, ठीक है। और कैसे इफेक्ट है, पहला बात तो मैं बोलूँगा कल्चरल एनवायरनमेंट नहीं। जैसे अगर आईआईटी में जाते हैं, आईआईटी दिल्ली चले जाइए, आईआईटी कानपुर चले जाइए, आईआईटी बॉम्बे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर माय साइड, आईआईटी मद्रास। अगर वहाँ जाते हैं तो बच्चे लोग वहाँ डिस्कशन करते हैं, क्लास में ऐसे डिस्कशन होता है कि मुझे ना ये चीज़ बनाना है, मेरे को ना ये प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को ना ये सर्विस देना है। तो वहाँ पर कल्चर में अरे कल्चर बनाया जाता है वन बाय वन, बैच के बाद प्रोफेसर के साथ, प्रोफेसर का योगदान होता है, एनवायरनमेंट का योगदान होता है, कुछ अच्छे-अच्छे बच्चे कुछ कर जाते हैं। जैसे एक बार देखिए आईआईटी दिल्ली में चले जाइए, तो आपको देखिएगा वो एक ही बैचमेट में 4 मतलब यूनिकॉर्न बना रहे हैं। एक ही बैचमेट में 4 बैचमेट थे, 4 सारे यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न बना रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो वो कल्चर में है। अगर आप सिंपली मैं बताऊँ, जहाँ पर मास्टर्स बीएससी हो रहा है, वहाँ पर कल्चर में क्या है कि हाँ, मैं पहले मैं बीएससी करूँगा, फिर मास्टर्स करूँगा, फिर पीएचडी करूँगा, फिर पोस्ट डॉक करूँगा, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में लगूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि मैं मास्टर्स करने के बाद इंडस्ट्री में लग जाऊँगा, तो भाई जॉब मिल जाएगा, सीधी-सी बात है। तो ये जो कल्चर है, ये इंसान को थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा कि आपको सिर्फ़ वो डायरेक्शन में नहीं सोचना है कि भाई बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी बस उसके बाद लाइफ सेट। लाइफ तो उसके बाद भी सेट होगा, अगर आप स्टार्टअप की आपका चले गया तो जो लाइफ सेट होने वाला है वो कभी सेट नहीं होने वाला है जॉब में, ठीक है? तो ये कल्चर की कमी, और कल्चर नॉट ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, फ्रॉम द साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर साइड आल्सो। क्योंकि आप देखिएगा जो इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ है, बेसिक साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो होना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये भी है कि बेसिक के साथ-साथ ट्रांसलेशनल भी होना चाहिए। जब ट्रांसलेशनल प्रोफेसर्स आएँगे, इंस्टीट्यूट बनेंगे, जैसे हमारे आरसीबी कैंपस में है टीएचएसटीआई वो, वहाँ पर ट्रांसलेशन के ऊपर ही काम होता है। कोविड में अच्छा खासा योगदान दिया, ठीक है? आरसीबी बेसिक के ऊपर कर रहे हैं, ट्रांसलेशन इधर से हो रहा है, दोनों मिक्स होकर एकदम बढ़िया एकदम कल्टीवेशन है, ठीक है? तो कल्चर में लाना पड़ेगा चीज़ों को। बच्चे लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में जाना पड़ेगा कि हम इस ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन बोर्ड कैसे कर सकते हैं, बच्चे लोगों को ये सोचना पड़ेगा। जब बच्चे वो बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तब ये भी सोचना है कि हाँ, हम एल्गो को इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन कैप्चर करने के लिए। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक को डिग्रेड करने के लिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्लास्टिक है, सही कहते हैं। मतलब अगर आप अच्छे से देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, देखने का नज़रिया अगर थोड़ा हटाते हैं जॉब पर्सपेक्टिव से, तो आपको दिख जाएगा वो। लेकिन मैं सिर्फ़ ये इसको ब्लेम नहीं दूँगा कि ये है। सेकंड प्रॉब्लम ये भी है कि अगर देखिएगा इनइक्वालिटीज़ ऑफ द इनकम सो, हम लोग अगर देखिएगा 90% जो लोग हैं वो 25,000 से नीचे कमाते हैं, ठीक है? से अभी भी इंडिया में 60 करोड़ से नीचे लोग दिन के मतलब ₹100 भी कमा नहीं पाते हैं, 140 करोड़ के देश। तो जहाँ जिस देश में खाने के लिए दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है, इतना सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर आप स्टार्टअप को लेके आप मोमबत्ती नहीं घुमा सकते कि भाई मैं स्टार्टअप करूँगा। डेफ़िनिटली बच्चे लोगों को पहला रिक्वायरमेंट ये होगा कि भाई जॉब मिल जाए, सेटलमेंट हो जाए, घर अपना खरीद लूँ, अपना शादी-ब्याह कर लूँ, जो बहुत सारे नए बच्चे लोगों को जॉब नहीं मिले। पीएचडी वाले को तो दिक्कत ही होता है। मैं तो सच बता रहा हूँ कि जिस एज एज में पीएचडी चलता है उस एज में लड़की आएँगी, आपके पास पैसा भी नहीं होता है, तो जॉब तो नहीं है, तो घर वाले भी आपको नहीं देंगे, सीधी-सी बात। बिना पैसे घर नहीं चलता, ठीक है? तो जॉब पहला आपका क्राइटेरिया होता है बच्चे लोगों का। और ये कारण भी जैसे मैं आपको बताया कि भाई बच्चे लोग इतना हार्ड वर्क करके पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, पीएचडी में आ रहे हैं। पीएचडी में 5 साल दे रहे हैं, तब तक तो भाई बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापा में आके आप ये थोड़ी सोचिए पाइएगा कि मैं स्टार्टअप करूँगा। बट एक चीज़ में गवर्नमेंट का जो अप्रोच अच्छा लग रहा है, जो हमारे आपको आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि आईब्रिक का पीएचडी प्रोग्राम लॉन्च,
मतलब आई ब्रिक मतलब जितने भी आपका डीबीटी इंस्टीट्यूट है उसका कंबाइन एक पीएचडी प्रोग्राम। तो 6 महीना हमारे आरसी में क्लास को खूब मतलब क्लास चलेगा। उसके बाद अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर सिलेक्ट किए वहाँ चले जाएँ। नॉट ओनली दैट, आपको इंटर्नशिप भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो आपका प्राइवेट कंपनीज़ है वहाँ पर जाके इंटर्नशिप हेड ऑन एक्सपीरियंस होगा। उसके साथ-साथ आपको क्या हो सकता है कि आप जो एनजीओज़ है उसके साथ काम कीजिएगा, तो आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, मल्टीपल थिंग्स को आप देखिएगा, अलग-अलग डायमेंशन को देखिएगा, तो डेफिनिटली आपको जब एक सिक्योरिटी मिलेगा कि हाँ भाई पीएचडी का जॉब मिल जाता है, कुछ नहीं होगा तो भाई 30-40 हज़ार तो मैं कमा लूँगा। तब बच्चे सोच सकते हैं कि हाँ भाई मैं स्टार्टअप कर लूँगा। गवर्नमेंट पैसा दे रहे हैं। लास्ट ईयर देखिएगा, आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर देखिएगा, 1 लाख करोड़ का मतलब पर्पस अमाउंट दिया प्राइवेट लेट इंडस्ट्री को बढ़ाने की, कि भाई तुम लॉन्ग टर्म लोन ले लो और इंटरेस्ट फ्री लोन ले लो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जीडीपी जो होता है आपका जीडीपी कितना देता है? जैसे अगर चाइना का बताओ तो 2.5% जीडीपी का देता है। अगर यूएसए का बताओ तो 3.5% जीडीपी देता है, ठीक है? साउथ कोरिया में जाइएगा 5.2% जीडीपी का दे रहा है। इंडिया 0.64%। अरे 0.46 जो परसेंट आपका है 64%, ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट भी है। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, उसके साथ प्राइवेट का कंबाइन मिला के 0.64%। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रहा है कि हम जैसे-तैसे करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, प्राइवेट का कंपनीज़ को बढ़ाए, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए रिसेंटली प्रोग्राम भी लॉन्च किया, आप लोगों को पता होगा कि वो भी डीबीटी से निकाला है। डीबीटी अच्छा काम कर रहा है अभी टाइम में। बायो ई3, बायो ई3 सुने होंगे, यूरोप में हाँ। तो इसका प्रोग्राम क्या है? बच्चे लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं? प्राइवेट कंपनीज़ को क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो ई3 मतलब बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि अभी क्या दिक्कत हो रहा है कि वर्ल्ड का मेजर इश्यू है कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ जब भी होगा, तभी आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। तो अभी गवर्नमेंट का ये फोकस है कि भाई प्राइवेटाइजेशन करेंगे, आर-एन-डी भी करेंगे, लेकिन ग्रीन आर-एन-डी करेंगे, मतलब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं निकाल। तो बायो ई3 प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसके द्वारा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकल रहा है, ग्रांट निकल रहा है अलग। अभी कुछ दिन पहले मैंने बायरेक्ट वेबसाइट में चेक किया, वहाँ पर एक निकला है डायरेक्ट CO2 कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, मतलब एयर से एकदम डायरेक्ट एयर को कैप्चर करेंगे, उसको इथेनॉल प्रोडक्शन कराएँगे, मतलब CO2 को लिया, मतलब इथेनॉल बनाया, उस इथेनॉल को हम लोग बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बायरेक्ट का वेबसाइट में जाना है और लिख देना बायो ई3 सिंपल गूगल में। आपको इंडस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ग्रांट के लिए, ये यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो आगे जाके बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला। सो थैंक यू सो मच संजय, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन टिप थी आपकी साइड से। मतलब आपने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, क्या प्रॉब्लम है स्टार्टअप इकोसिस्टम की, आपने उसके सॉल्यूशंस भी बताए और क्या-क्या ग्रोथ हो रही है इसको लेके, ये भी आपने बताया। हाँ, तो अब यहाँ पर मेरा ना एक और अगला एजेंडा पर हम मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि बहुत सारे लोगों को इंडिया में, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि लाइफ साइंसेज में अपना अवेयरनेस की कमी है, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या-क्या फेलोशिप्स प्रोग्राम में गवर्नमेंट किन-किन को फंड कर रही है, ठीक है? स्पेशल प्रोग्राम्स भी आते हैं, तो उसके बारे में बताइए। जैसे पीएमआरएफ बहुत कम लोगों को पता है। तो जितना मुझे, अब मुझे भी नहीं आइडिया कि बीएससी, एमएससी वाले को भी क्या पीएमआरएफ मिल सकता है, क्योंकि बी एमटेक के बाद तो मिल जाता है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। प्लस ऐसी अनहर्ड फेलोशिप्स के बारे में बताइए जो गवर्नमेंट या इवन सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस देते हैं। तो सिर्फ इंडिया का भी बोलता हूँ मैं, इसके बाद अब्रॉड का मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है? तो पहला मैं अगर बात करूँ पीएचडी, जितने भी बच्चे मास्टर्स अभी कर रहे हैं, हो सकता है फर्स्ट ईयर में करें या थर्ड ईयर में बीएससी में मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करने वाले हैं, तब से आपको स्टेप लेना शुरू करना पड़ेगा। पहला बात तो आपको जब भी पीएचडी मास्टर्स करने के बाद पीएचडी का सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मैं इंडस्ट्री में जाऊँगा, या आपको लगता है स्टार्टअप करूँगा, ये सब सोचना है कि पहले एक काम करना है कि आपको जो फेलोशिप्स एग्जाम है ना, उसको खत्म करो, पहले क्लियर कर। सीएसआई नेट अभी डीबीटी मर्ज हो गया, तो सीएसआई नेट डीबीटी वाला एग्जाम। और सेकंड हो गया आपका आईसीएमआर का एग्जाम आता है, ठीक है? उसके बाद गेट का, ठीक है? गेट के बाद एक एग्जाम और होता है जो होता है टीआईएफआर का, जेजीबीएस का एग्जाम होता है, वो निकाल। और एक और एग्जाम होता है, वो होता है आईआईटी जेट, जो बैचलर वाले बच्चे हैं वो निकालते हैं। बैचलर अगर मास्टर्स में आ सको तो वो आईआईटी जेट का कोई रोल नहीं है। तो ये एग्जाम मैं निकालने क्यों बोला? अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो गेट का रिक्वायरमेंट, अगर आप आईआईटी में पीएचडी करना चाहते हैं गेट आपको चाहिए हो। डीआरडीओ में अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, आपको गेट का रैंक चाहिए। आपको अगर बार्क में जाना है तो गेट का रैंक चाहिए। बार्क में आप एंट्रेंस देके भी जा सकते हैं, साइंटिस्ट बी का पोजीशन होता है, और डीआरडीओ में भी साइंटिस्ट बी का पोजीशन होता है, आप गेट के थ्रू जा सकते हैं। आप आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कीजिए, कानपुर, खड़गपुर, जहाँ पे भी अप्लाई कीजिए, दिल्ली, आपको गेट का रैंक वैलिड होगा और आपको वहाँ से फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा। जितना आपको 37,000 मिलता है ना जेआरएफ के बाद, उतना ही मिलेगा आपको एचआरए में मिलेगा, ठीक है? तो पहले सीएसएन नेट, गेट और ये जो एग्जाम मैंने आपका नाम बताया, ये पहले निकाल लो।
ये निकाल से क्या होता है कि वो जो इंडस्ट्री वाले आते हैं ना, वो भी गेट मांगते हैं। अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपका अप्लाई करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी गेट का रैंक चाहिए। बिना गेट में आप जा ही नहीं सकते। तो आपको गेट निकालना है, आपको सीएसएन नेट निकालना है, आपको डीबीटी आईसीएमआर निकाल, फिर जब आपका मास्टर जब हो जाए ना, फिर आपको बैठ के सोचना है एक बार कि क्या मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ रिसर्च में। इफ यू आर ए कोर रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन, देन जॉइन द पीएचडी। अगर आपको लगे नहीं मेरे को ना पता नहीं चल रहा है कि मैं पीएचडी में करूँ या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा है, मतलब बीच का हूँ मैं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, right? तो उस टाइम में आपको ये करना है कि आप जेआरएम में ज्वाइन करिए। कोई प्रोफेसर को डायरेक्ट ईमेल कीजिए। पहला बात तो सीवी बना के रखना है खुद को, ठीक है? सीवी बना के रखिए अपना बहुत बढ़िया वाला, और एक रेज़्यूम मतलब एक ईमेल का फॉर्मेट बनाइए। उसका भी आपको गूगल में सर्च करते ही मिल जाएगा। सीधे प्रोफेसर को ईमेल करना है, और जीआरएफ का पोजीशन है तो लेके 1-2 साल काम करके देखिए, अच्छा लग रहेगा तो जॉइन कर लो। सेकंड थर्ड चीज़ मैं बताऊँगा, अगर पीएचडी मास्टर्स करते-करते आपका एज मतलब 30 आपका 26 के ऊपर चला गया, तो फिर आपको पीएचडी जॉइन करने पहले आपको सोचना पड़ेगा। जॉइन वहीं करो जो आपका एकदम कमिटमेंट दे रिटर्न में कि भाई हाँ, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, 5 साल में पीएचडी हो जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ उसके पीछे कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अभी जॉब्स निकल रहा है ना, वहाँ पर 32 ईयर का ही एज लिमिट दे रहा है, कि जो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। 5 साल 6 साल पीएचडी अगर लग गया ना, तो आपका सच में लग गया। सही बात, सच में आपको जॉब नहीं मिलेगा, दिक्कत है, ठीक है? और इसका एक दिक्कत और भी है कि जो टेम्पोररी पोजीशन निकलता है वहाँ पर 35 ईयर देता है, 40 ईयर से 45 ईयर से। पोस्ट डॉक के लिए देख लीजिए, जेआरएफ पोजीशन में देखते एसआरएफ देख लीजिए, ज़्यादा एज है। बट जॉब का जब भी बात आता है तब एज लिमिट घट जाता है, 32 हो जाता है। ये तो आपको ये सब चीज़ें पॉइंट को लेके चलना है कि हाँ भाई, पीएचडी अगर जॉइन करना हो तो ये चीज़ें फेलोशिप है, और ऐसे मेरे को जाना चाहिए। ये फेलोशिप के अनुसार ऐसे होने वाला। ये तो हो गए गवर्नमेंट फेलोशिप्स के बारे में। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप देते हैं, खुद यूनिवर्सिटीज़ पैसे देते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना पड़ेगा। एग्ज़ाम क्वालीफाई होने के बाद इंटरव्यू होगा, सिलेक्टेड होते तो पैसा देगा, ठीक है? उसके अलावा भी फेलोशिप होता है, जैसे टीआईएफआर का एग्ज़ाम होता है। टीआईएफआर का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, और आप टीआईएफआर ओरिएंटेड जितने भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ अगर जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको जेआरएफ जैसे पैसा मिलेगा, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं। एक तो पास हो गए गेट के थ्रू, एक सीएसएन नेट, आईसीएमआर, डीबीटी आपका, उसके बाद जेजीबीएल्स का एग्ज़ाम, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गया। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको फेलोशिप अगर 5 साल के लिए दे रहा है, तो वैलिड होता है मोस्ट ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटी। इसमें आपने पीएमआरएफ का पूछा था, मैं वो हाँ, पीएमआरएफ फट, हाँ, पीएमआरएफ का ऐसा है कि आप पहले जॉइन करते हैं इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में। वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होना चाहिए। मतलब आईआईटी होना चाहिए, वीएचओ होना चाहिए, जीडीयू होना चाहिए। तो आप जब पीएचडी में एनरोल करते हैं, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका मार्क्स होता है, वो मतलब 8 सीजीपी के ऊपर होना चाहिए। देन आपका प्रोफेसर जो है आपका नाम को फॉरवर्ड करते हैं, और फिर आपका रिसर्च प्रपोजल अगर एक्सेप्ट होता है, तो आपको पीएमआरएफ मिलता है। और पीएमआरएफ में आपको 70,000 पढ़ना। तो अगर करंटली मैं रिसर्च की बात करूँ इंडिया में, हार्डकोर रिसर्च पीएचडी में, तो सबसे ज़्यादा पीएमआरएफ पीएमआरएफ उससे ऊपर नहीं, नहीं है उससे ऊपर। ठीक। और अगर मैं आपके पूछूँ कि इंडिया में अगर कोई टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ या टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर सबसे अच्छी रिसर्च होती है? जब इंस्टीट्यूट के टॉप का बात किया है, तो मैं अगर रेपुटेशन का बात करूँ, जो पहले से बना हुआ है, मतलब ग्रेट साइंटिस्ट वहाँ पे भी आए, तो आईआईसी बैंगलोर का नाम पहले आ देता, नो डाउट। और मैं नहीं कह रहा हूँ ये क्यूएस रैंकिंग में कहते हैं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो क्यूएस रैंकिंग के अनुसार अगर देखिएगा, तो वहाँ पर आईआईसी बैंगलोर आता है, वहाँ पर आईआईटी बॉम्बे आता है, ठीक है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईसी बैंगलोर हो गया, और जितना भी आईआईटीज़ है वही आता है, अगर मैं क्यूएस रैंकिंग और वर्ल्ड के जो रैंकिंग सिस्टम होते हैं। अगर मैं इंडिया का एनआईएफ रैंकिंग का बात करूँ, तो पहले आईआईसी बैंगलोर आता है, सेकंड में जेएनयू आता है, तीसरा में बीएचयू आता है, ठीक है? तो ये रैंकिंग का सिस्टम है, और रैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, कोर्स वर्क कैसे है, सैनिटेशन कैसा है, एजुकेशन कितना है, पब्लिकेशन कितना निकल रहा है, प्रोफेसर का प्रोफाइल कैसा है, सब चीज़ को मिला के एक इंडेक्स निकलता है, उस इंडेक्स के अनुसार रैंकिंग किया जाता है। तो रैंकिंग को पूरा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इसलिए क्योंकि रैंकिंग के बेसिस में जाइएगा तो वहाँ पर भी कट सकता है। कट इसलिए सकता है, मैं इंटरव्यू भी लिया था आईआईटी बॉम्बे वैसे लोगों का, कि वहाँ पर सिर्फ आईआईटी और आईआईसी बैंगलोर का टैग देख के नहीं जाना पीएचडी में। बैचलर का लाइफ और पीएचडी का लाइफ आईआईटी में अलग होता है, ये पता होना कि पीएचडी में आपको काम उतना ही करना पड़ेगा जितना आईआईसी में करना है, उतना ऐसे आईआईटी में करना पड़ेगा, उतना ही हमारे आरसीबी में आएगा तो उतना ही करना पड़ेगा। पब्लिकेशन आपका आरसीबी से अभी आ जाएगा, आपका आईआईटी बॉम्बे से भी आ जाएगा वही पब्लिकेशन, वही आपका आईआईसी बैंगलोर से भी आ जाएगा। आरसीबी भी नेचर कमीशन में छाप रहा है, आईआईटी बॉम्बे भी छाप रहा है, यहाँ पर भी छाप। अप्रोच थोड़ा अलग हो सकता है, बट मैं बता रहा हूँ कि फंडिंग ये सब जगह में इक्वल मोरलेस ज़्यादा ही है। आपको कभी कोई भी चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं होगा कि मेरे को ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मैं अगर खुद का बताऊँ तो मैं अभी जो मर्जी मैं मंगवा सकता हूँ, इंस्टा बना रिसर्च वर्क के लिए आज से।
बहुत बड़ा-बड़ा लैब्स है और अपॉर्च्युनिटी का भी दिक्कत है। सेम आईआईटी बॉम्बे में, सेम आईआईसी में लगता है, ठीक है? तो आपको टॉप इंस्टीट्यूट जो है, जो आप कहे हैं वहाँ पर, तो ये सब टॉप इंस्टीट्यूट है और आपको सिर्फ रैंकिंग और टॉप नेम देख के नहीं जाना है। आपको उसके साथ-साथ आपको पीआई, रिसर्च कैपेसिटी एनवायरनमेंट सब कुछ देख के जाना। सर ये क्वेश्चन लिंक्डइन पर भी आया था कि यार एक हमारे सब्सक्राइबर है वो पूछ रहे हैं कि यार आपको क्योंकि लाइफ साइंसेज में ना ये पैटर्न भी देखा है कई लोगों ने कि लोग ना खुश नहीं रहते, हैप्पीनेस इंडेक्स कम है, चाहे वो एमएससी की बात कर लो, एमटेक की बात कर लो, रेंट करते हैं यार हम, वो ना कंपेरिजन आ जाता है कोडर से या उनसे कि यार भाई उनकी तो 40 लाख की जॉब है, 30 लाख की जॉब है, ठीक है हम कितने बच्चे खाना है। तो वो क्वेश्चन आया था कि यार इज ही हैप्पी चूजिंग हिज फील्ड एंड लाइक व्हाट मेड हिम मोर क्यूरियस एंड पैशनेट अबाउट रिसर्च, या पीएचडी क्यों करी, ठीक है, और अभी क्या कभी आप अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट करते हो या फिर आप सेटिस्फाइड हो अपने डिसीजन से? मैं अगर पीएचडी की बताऊँ तो मैं तो सैटिस्फाई अपने डिसीजन को लेके कि मेरे को पीएचडी तो करना ही था। और मैं पीएचडी इसलिए नहीं करना ये करना था कि मेरे को जेआरएफ वगैरह उठाना है। मेरे को पीएचडी इसलिए करना था क्योंकि मैं साइंस में इंटरेस्टेड था। लेकिन एक दिक्कत जो क्वेश्चन आपने पूछे कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, खुश नहीं रहते अपनी चीज़ों को लेकर और मतलब कैसे खुश रहूँ मैं रिसर्च करने के लिए, कैसे मतलब क्या अंदर से मेरे आना चाहिए? मतलब ये आप मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे जिसने पूछा, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे लोगों का ऊपर ही होता है। तो देखो खुशी तो भाई पैसे से आता है, सीधी-सी बात। नो डाउट। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, खाली पॉकेट में रिसर्च नहीं होगा, सीधी-सी बात बता रहा हूँ। आपको पैसा होना चाहिए। आप अगर पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देखो जेआरएफ एसआरएफ जो मिल रहा है ना वही मिलेगा। आपको 37,000 पर मंथ प्लस से चले और एसआरएफ आपको 42,000 प्लस से चले। 5 साल के बाद पीएचडी अगर खींचता है, गाइड पैसा देगा नहीं तो इसका कोई गारंटी नहीं, वो लिख के तो नहीं देगा। तो आपको देखना है कि वो क्या मैं सस्टेन कर पाऊँगा, ये आपको पहले देख लेना है। पीएचडी में करने के बाद जब डिग्री मिल जाता है ना, पीएचडी जॉइन करने के टाइम बच्चे लोगों को एक बार खुशी होता है, एक बार पेपर आने में खुशी होता है और एक बार पीएचडी कंप्लीट करने में डिफेंस होने के बाद लगता है कि बच गया भाई जो भी हो। ठीक है? तो ये 3 खुशी है बच्चे लोगों को पीएचडी जर्नी में। और पीएचडी एक टीचिंग मतलब टीचिंग के साथ-साथ आपका लर्निंग रिसर्च लर्निंग डिग्री। आप मेथोडोलॉजी डिज़ाइन करना सीखते हैं, आप कैसे प्रेज़ेंट करना होता है, पब्लिक स्पीकिंग ये सब सीखते हैं, समय लगता है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, नो डाउट। एक 10 एक्सपेरिमेंट किएगा, 1-2 काम करेगा, 8 में 8 नहीं करेगा, उसमें से हो सकता है आपका 4 महीने चला गया और उसके बाद भी खाते में कुछ नहीं। तो भाई अगर इसलिए मैंने बोला कि नॉन नेट के चक्कर में पीएचडी जॉइन नहीं करना, फेलोशिप है तभी जॉइन करो, एटलीस्ट ज़िंदा रह जाओगे। पैसा ही नहीं मिलेगा तो पीएचडी करके क्या करोगे भाई? नहीं। और पैसा कमाना है अगर कोई बच्चे को पैसा कमाना है, अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए एकदम बढ़िया लैम्बोर्गिनी में घूमें सब करें, तो भाई बिज़नेस कर लो। क्योंकि अगर टॉप रिचेस्ट पर्सन का देखोगे नाम में तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिज़नेसमैन, एथलीट, इन्वेस्टर्स ये लोग ही हैं। कोई भाई तुम मतलब बहुत गिने-चुने साइंटिस्ट होगा जिसके पास आइलैंड फाइलैंड होगा, जो यूके में कुछ-कुछ साइंटिस्ट है जिसके पास आइलैंड भी है। बट वो बाहर में इंडिया में नहीं। ठीक है? तो ये देखना, तो पैसा अगर कमाना है तो इस पीएचडी के इधर मत आओ। रिसर्च में अगर मैं पहले ही बताया था, रिसर्च में इंटरेस्ट हो तभी। अंदर से कुछ मोटिवेशन अंतर्मन नहीं आने वाला है कि मैं भाई खुश भी रहूँ और काम करते रहूँ, नहीं होगा। बिना पैसे में तो खुशी नहीं होने वाला है। और अगर सच में कोर में इंटरेस्टेड है रिसर्च करने में, एकदम फाइंडिंग करने में एकदम जी जान लगा के होते हैं बहुत सारे लोग, मेरे को भी आते हैं। उस समय में आप खुश रहिएगा कि भाई नया चीज़ मिल रहा है, नया चीज़ खोज ली है, नया चीज़ पब्लिश किया जो वर्ल्ड में किसी को पता नहीं था। नहीं तो आप इंडस्ट्रियल पीएचडी जॉइन कीजिए जहाँ पर आपको पैसा भी ठीक-ठाक मिलेगा और आपको ग्रोथ भी मिलता रहेगा, एक्सपीरियंस में काउंट होगा, पीएचडी भी हो जाएगा। सब चीज़ एक अटारी में नहीं मिलेगा। सही। तो यार एक ये भी क्वेश्चन आया था कि अभी जैसे कुछ टाइम पहले डीबीटी और सीएसआईआर का मर्जर हुआ है, उसके बारे में काफ़ी लोगों का को क्वेरीज भी आ रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखा, आपने कह रहा हूँ रील भी शायद बनाई थी, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। डेफिनेटली ये जो मर्जिंग हुआ, पहले क्या होता था कि डीबीटी अलग से एग्ज़ाम होता था, डीबीटी का 2 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में अगर है तो कोई भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरी 2 है तो डीबीटी जो ऑडिटेड ज्वाइन हो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआर अलग से होता था, सीएसआर यूजीसी एग्ज़ाम अलग से होता था, उसका फिलोसफी अलग था, इधर अलग था। अब क्या हुआ दोनों को मर्ज कर दिया। आज सिर्फ एग्ज़ाम मर्ज नहीं हुआ, सिलेबस भी मर्ज हो गई, समझ रहे हो? तो जो मेराइट बायोटेक्नोलॉजी हो, आपका मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो, आपका एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, सब मर्ज हो गया इसी जगह से। आप जो जूलॉजी पढ़े हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़े हैं, जो लाइफ साइंस पढ़े हैं, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं पढ़े। जो बायोटेक पढ़े हैं, वो जूलॉजी नहीं पढ़े। जो जूलॉजी पढ़े, वो बायोटेक नहीं पढ़े। सही। आज सब एक साथ कंबाइन कर दिए। आप एकदम पूरा मतलब ऊपर गिरा है, सबके माथे में गिरा है, भाई क्या हो गया? अब मैं बायोनिन प्रोसेसिंग कैसे पढूँ? कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन डाल दिया वहाँ पर सिलेबस में। अब बच्चे जो पढ़े ही नहीं डिफरेंट, जो मैथ छोड़ के आगे बायोलॉजी चूज़ किया था कि बच गया भाई, उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन करवा रहे हैं, कैलकुलस करवा रहे हैं, तो हालत तो खराब होगा। तो नाउ अब क्वेश्चन आ रहा है कि भाई
जो फेलोशिप मर्ज हुआ है ये भी तो क्लियर नहीं है कि कितना फेलोशिप बढ़ेगा। क्या पता मर्ज कर दिया, घटा दिए सीट आपने, ऐसे ही फेलोशिप कर। तो ये क्लियर नहीं, पहला बात तो ये क्लियरिटी तो डीबीटी को और सीएसआर को देना पड़ेगा कि फेलोशिप कितना आने वाला है, मर्ज करने वाला है। ये तो ये क्या होने वाला है, ठीक है, कि आपने मर्ज करके कम कर दिए, ये गलत बात है। तो सीट बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम जो बच्चे लोगों में हो रहा है, सिलेबस मर्ज हो गया। अब मैं मास्टर्स कर चुका हूँ, अब मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा ही नहीं, तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से कर पाऊंगा, सही बात है। तो ये एक दिक्कत है सिलेबस का। तो लेकिन इसका ये नेगेटिव साइड मैंने जो बताया, प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे लोगों को कप अप करने में, एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि अब बच्चे बायोटेक भी पढ़ना शुरू करेंगे, बायो इंजीनियरिंग प्रोसेस भी पढ़ना शुरू करेंगे, वेदर यू आर फ्रॉम जूलॉजी और आपका लाइफ साइंस, कुछ भी आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको बायो इंजीनियरिंग प्रोसेस भी पढ़ना पड़ेगा। तो चीज़ें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ, एग्जाम थोड़ा टफ होने वाला है, डेफिनेटली, नो डाउट, ठीक है, आपको टफ होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगा। बट मेरा ये कहना था कि अगर ये करना ही था तो पहले सिलेबस लेवल में थोड़ा चेंजेस करना चाहिए था, उसके बाद आपका फेलोशिप का अगर चेंज करता तो ज़्यादा सही रहता। आप हो गया कि मल्टीपल डोमेन का बच्चे लोग एक ही जगह, एक ही आप बाल्टी में डाल दिए, तो आप एक ही चीज़, एक ही स्केल से मेजर नहीं कर सकते कि भाई सब इक्वल हो। ऐसे तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है और उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये एक अच्छा इनोवेटिव स्टेप है। इनोवेटिव स्टेप इन टर्म्स ऑफ, लाइक पहले एक ही बच्चा डीबीटी और सीएसआर दोनों निकाल लेता था। इसमें क्योंकि आप पीएचडी में ज्वाइन कीजिएगा तो एक ही फेलोशिप ज्वाइन हो सकता है, दो नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि अब फेलोशिप का नंबर बच गया, एक ही एग्जाम होगा, एक में जाएगा, दूसरे में बच जाएगा, दूसरे बच्चा आके ले जाएगा। तो वो जो एक ही बच्चे दो एग्जाम निकाल के भाग रहे थे वो नहीं कर पाए, तो वो उधर से बढ़े। Got it. So संजय, moving on to our last agenda of this podcast, कि जो कि एवरग्रीन ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है लोगों का, जॉब्स इन लाइक सेल्स, जॉब्स इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो इसमें हम बाइफरकेट नहीं करते कि बीटेक है, चाहे बीटेक का बंदा है तो वो सोच लो कि वो थोड़ा सा कम रो रहा है, बीएससी वाला हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रो रहा हो, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए, मतलब ये थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे आप बाइफरकेट करके बता सकते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पर, मास्टर्स के लेवल पर, ऑफ अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के लेवल पर, पीएचडी के बाद। तो ये क्योंकि हमारा लास्ट है ये। वेरी नाइस क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बच्चे लोगों का। तो मैं जैसा आपने बताया, बैचलर्स के बाद, मास्टर्स के बाद, पीएचडी के बाद, वन बाय वन मैं जाता हूँ। बैचलर्स के बाद अगर बात बताऊँ तो इंडिया में प्राइवेट मतलब जगह में आपका जॉब का कोई ऐसा प्रोस्पेक्टिव नहीं है। अगर आप सिर्फ बैचलर्स किए तो जॉब नहीं मिलने वाला है। जॉब भी मिलेगा तो 15,000 दे दो, 15-20,000 में आप मतलब बड़े सारे नए भी नहीं पाइए। अगर जॉब चाहिए बैचलर्स के बाद तो सबसे अपॉर्चुनिटी अच्छा होता है कि आप यूपीएससी का जो आपका बायोकेमिस्ट्री का ग्रेड लेवल में निकलता है, मेडिकल साइंसेज के नहीं, अभी जैसे ड्रग्स इंस्पेक्टर का निकला है यूपीएससी में, तो ऐसे यूपीएससी का पोजीशन रहता है, साइंटिस्ट भी का अलग अलग इंस्पेक्टर का निकलता है। तो यूपीएससी आप वहाँ पर वो वाला पार्ट आपका ओपन है बैचलर्स के बाद। अगर रिसर्च के फील्ड में आपको ज़्यादा कुछ करना है तो मास्टर्स करना पड़ेगा, ठीक है। मास्टर्स करने के बाद ओपन हो जाता है आपका बहुत सारी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मास्टर्स करने के बाद अगर डेट निकालते हैं या सीएसएन नेट निकालते हैं तो जितना भी आपका बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया हो गया, आपका बाइकॉन हो गया, सब जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट है, मतलब आपने कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मास्टर्स के बाद खुद प्लेसमेंट करवा देते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं है, आपको खुद अप्लाई करना, जो मिलना टफ होता है। आप ईमेल करते रहिएगा, थक जाइएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, मिलना चांस कम होता है, बट मिल सकता है। तो ये तो हो गया आपका मास्टर्स के बाद मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। मास्टर्स के बाद अगर आप ये एग्जाम्स क्वालिफाई करके रखें तो जॉब का बताओ तो डीआरडीओ है, बार्क है, इसरो है। तो उसके साथ साथ आप देखिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का है। पहले ये भी दिक्कत, मर्ज होने के बाद दिक्कत है वो डीबीटी वाले उस क्वालिफिकेशन को दिखा के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाता। नाउ डीबीटी सीएसआर मर्ज होने के बाद क्या हुआ कि उसी आप एलएस क्वालिफाइड कर लिए, अब नाउ यू एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एनी यूनिवर्सिटी आफ्टर मास्टर्स, मतलब डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जा सकते हैं मास्टर्स के बाद ही, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा बेटेड ऑफिसर्स का, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफिसर्स होगी, उसके बाद आपका पुलिस सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड्स हो गया, वहाँ पर जा सकते हैं। आपका जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जॉब हो गया वहाँ पर जा सकते हैं। तो मास्टर्स के बाद आपको बहुत डायमेंशन में जॉब्स का खुल जाता है। और मास्टर्स के बाद मैं अगर पीएचडी का बताऊँ, ये जर्नी क्यों करते हैं बच्चे लोग, पीएचडी इसलिए करते हैं क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन तो गए, आप आपको मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप जॉब तो ले ली, प्रमोशन के टाइम थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर नहीं हो सकता जब तक आपके पास पीएचडी नहीं होगा। अब आईआईटी में बिना पीएचडी में आपको साइंटिस्ट का पोजीशन नहीं मिले। तो ये एक आपको चीज़ देखना पड़ेगा कि जब आप मास्टर्स कर ली तो पीएचडी के बाद आपका और डोमेन खुल जाता है इंडियन इंडिया। अब्रॉड की बात करूँ तो हाँ, अब्रॉड में आपको बैचलर्स के बाद भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है, जो आपको यहाँ पर मास्टर्स के बाद मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपका बैचलर्स के बाद ही मिल जाता है। और अगर मैं पीएचडी की बात करूँ तो हाँ, जितने भी टॉप आपका थर्म ऑफिसर हो गया, आपका आपका
बड़े बड़ी जो कंपनीज है आपका इंटरनेशनल, वहाँ पर आप पीएचडी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यूरोपियन कमीशन का एक वेबसाइट है, यूरैक्सिस बोलते हो, वहाँ पर जाके आप देखिएगा तो आप कंट्री वाइज जॉब पार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, मतलब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, क्योंकि आपने गवर्नमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। अगर मैं बीटेक वाले बंदों को या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी बंदों को या मास्टर्स के बाद भी पेटेंट ऑफिसर वाला आपने बताया, तो ऐसे ही पेटेंट कंसल्टेशन में, क्योंकि मैं भी पेटेंट कंसल्टिंग कराता हूँ, तो पेटेंट कंसल्टिंग की भी लाइन ओपन हो जाती है, मार्केट रिसर्च की भी लाइन ओपन हो जाती है। और अगर आप एमबीए वगैरह कर लें, जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी मैथ्स में इतनी अच्छी कमांड नहीं होती, नंबर्स में इतनी अच्छी कमांड नहीं होती, तो वो एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी लैक कर जाती है। कि ये सब्जेक्टिव है, सारे बंद एक्सेप्शंस रहते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें एमबीए करने के बाद फिर आप कंसल्टिंग में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, उसकी साइड पे जा सकते हैं। तो ये वाला वर्टिकल भी लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। सो दैट वाज a very elaborative answer from your side, Sanjay. So like overall काफ़ी अच्छा एंड डेप्थफुल सेशन था ये। पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा हुआ। लाइक जो भी हमारे व्यूअर्स ये देखेंगे हमारा पॉडकास्ट, उनको काफ़ी ज़्यादा ये मिस ब्रेकिंग था। और जो सबसे अच्छी बात लगी मेरे को, आपने एकदम कुछ लोग ना, आपने देखा होगा कि अगर कभी सोशल मीडिया पे अपने व्यूज़ भी रखते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड बता देते हैं, या ठीक है, लेकिन पॉजिटिव साइड भी बताना, उसका सॉल्यूशन बताना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पॉडकास्ट का एक वैल्यूएबल पॉइंट आया निकल के, जो आपके साइड से आया। इसके अलावा जो भी आपने ग्राउंड रियलिटी बताई, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइक अगर आप समुद्र में उतर रहे हो तो आपको उसकी गहराई का आइडिया होना था तब, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा वैल्यूएशन था कि यार अगर आपको बाहर जाना है तो क्या क्या पर्सपेक्टिव, क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए बाहर जाने से पहले। अगर इंडिया में करना है तो क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस किस चीज़ों पर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, लेकिन वो अवेयरनेस पढ़ के पूरी की जा सकती है, ठीक है। आप भी तो रिसर्च करके आओ, आपने इतने सारे फैक्ट्स बताए, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम, फेलोशिप्स के नाम, तो ये आप ऑब्वियसली तैयारी करके आए होगे, आप पढ़ रहे होते हो, आपने वो उस एनवायरनमेंट में रहे हो, जेएनयू में रहे हो, आरसीडी में, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। तो वो वाली ओवर द टाइम ये चीज़ें इंकलकेट होती हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। सो लास्ट में लग आते-आते एनी 2 पीस ऑफ वर्ड्स ऑफ विज़डम फ्रॉम योर साइड, जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि अगर कुछ भी 2 लाइन में आप अपने लास्ट में भी क्या कहना है? ये डेफिनेटली, तो मैं ये बोलूँगा कि जितने भी बच्चे अभी वीडियो देखें, तो ऐसा बात नहीं कि पीएचडी के बाद जॉब नहीं मिलेगा, डेफिनेटली जॉब मिलेगा। आपको थोड़ा आँख, नाक, कान खोल के रखना है, सब डोमेन्स को देखना है। और सेकंड बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कंपेयर नहीं करना है बीटेक वालों से अपने आप को, क्योंकि बीटेक में तो जॉब पर्सपेक्टिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीएचडी के बाद, वो तो मानना पड़ेगा। उतना पैकेज ही लगने वाला है, 1 ईयर का पैकेज नहीं लगेगा, तो मिलेगा बट इतना नहीं मिलेगा। तो आपको सब डोमेन को देखना है, अपनी चीज़ों को देखना है, अपना पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखना है, स्ट्रेंथ वीकनेस को देखना है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लें। ये मैं बताना चाहता हूँ। Get that. So, deposit, do hit the like button, do hit the bell icon, and subscribe beyond the ranks. I'll be adding Sanjay's LinkedIn profile, Sanjay's Instagram profile, and Sanjay's YouTube channel. Do follow his all social media platform. आपको काफ़ी ज़्यादा अगर आप लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर से आते हो तो आपको काफ़ी इंसाइटफुल कंटेंट मिलेगा संजय के तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सो इट वॉज माई ऑनर टू होस्ट यू संजय। नाइस टॉकिंग सो मच।